अध्याय 11 रैंक उन्नति। 2 दिन, एक साथी की मौत, कई जानवरों की हत्या और आखिरकार वो शानदार लेवल अप नोटिफिकेशन। अपने छात्रावास में अकेले एथन ने अपनी स्थिति की खिड़की खोली। मानव एथन ब्रैंडन रैंक पीक आयरन प्रतिभाएं उन्नत गति एफ ग्रेड सुरक्षा कवच एफ ग्रेड लॉ संवर्धन एफ ग्रेड रूपांतरण शैडो फैंग वुल्फ हाई आयरन रेजरबैक बोअर हाई आयरन ब्लैक बीटल मिड आयरन स्तर 2 स्वास्थ्य अंक 400 मन अंक 400 शक्ति 40 चपलता 40 बुद्धिमत्ता 40 जीवन शक्ति 40 निःशुल्क विशेषताएं 5 कौशल कोई नहीं कुछ प्रगति हुई है। हालांकि उतनी तेजी से नहीं जितनी मैं चाहता था, लेकिन फिर भी यह स्थिर है। उतनी तेजी से नहीं जितनी वह चाहता था, लेकिन स्थिर। उन मिड आयरन रेजरबैक बोअर्स ने उसके आयरन एनहांसमेंट को एफ ग्रेड तक पहुंचा दिया था। अब उसके भेड़िया और सुअर दोनों रूपांतर हाई आयरन पर थे, अगले विकास के लिए तैयार। काश उसे कुछ उच्च लौह या शिखर लौह वाले जानवर मिल जाते। इससे असली ताकत कांस्य पद मिल जाता। लेकिन वे खूंखार जानवर शहर की दीवारों के आसपास नहीं मंडरा रहे थे। कम से कम मेहनत का फल तो मिला। एथन के पास आयरन रैंक के लिए सबसे ज्यादा आंकड़े थे। साथ ही लेवल अप बोनस भी था, 5 मुफ्त विशेषता अंक जिन्हें वह जहां चाहे वहां लगा सकता था। इन्हें बचाकर रखना बेहतर होगा, उसने उन बचे हुए अंकों को देखते हुए सोचा। पता नहीं कब किसी खास विशेषता में उस अतिरिक्त बढ़त की जरूरत पड़ जाए। एथन ने लो आयरन कोर को अपने हाथ में घुमाया और उत्सुकता बढ़ गई। बस यही था कांस्य पदक जीतने का उसका टिकट। लो आयरन रैंक कोर भक्षण कुछ नहीं, बिजली की कोई हलचल नहीं, सिस्टम से कोई नोटिफिकेशन नहीं, बस कुछ भी नहीं। क्या किसी भी जानवर से ज्यादा उलझन ने उसे मारा? उसके आंकड़े अधिकतम हो चुके थे, वह आयरन रैंक की सीमा तक पहुंच गया था। मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूं? खाली छात्रावास कक्ष की खामोशी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके पूर्ववर्ती की यादें यहां बेकार थीं। तोप के चारे को रैंक उन्नति पर ब्रीफिंग नहीं मिली। कांस्य कोर यह विचार बिजली की तरह कौंधा। जरूर, कांस्य तक पहुंचने के लिए कांस्य की जरूरत होती है। वह तुरंत हथियार की दुकान की ओर चल पड़ा। एक और कोर बर्बाद हुआ, लेकिन सबक सीखा गया। एथन के अंदर आते ही बूढ़े दुकानदार की आंखें चमक उठीं। आज ज्यादा लो आयरन कोर? इस बार नहीं। एथन ने व्यापारी की मुस्कान के साथ अपनी मुस्कान भी मिलाई। मुझे लो ब्रॉन्ज कोर चाहिए। बूढ़े की भौहें ऊपर उठ गईं। उसकी आंखों में दिलचस्पी जगमगा उठी। कांसे के कोर बहुत दुर्लभ होते हैं, बूढ़े आदमी ने आगे झुकते हुए कहा। सिर्फ 6 ही स्टॉक में हैं। सभी मजबूत किस्म के जानवर हैं। ठीक है, एथन ने अपनी आवाज स्थिर रखी। कितना? 5 पी का आयरन कोर। कीमत ने मानो एक बड़ा झटका दे दिया। एथन के पास अभी 5 मिड आयरन कोर और 1 लो आयरन कोर था। मुझे अचानक से अपनी नेटवर्थ बहुत कम लगने लगी। उसने अपना सिर हिलाया। गणित बहुत कठिन था। 1 पी का आयरन कोर से आपको 4 लो आयरन कोर मिल सकते थे। 5 पी का आयरन का मतलब था कम से कम 10 मिड आयरन कोर, और यह सिर्फ सिद्धांत था। हकीकत तो और भी बदतर थी। कीमत बढ़ाने का मतलब था प्रीमियम कीमत। आपूर्ति और मांग अपने सर्वोत्तम स्तर पर। हाँ, एथन दिन भर 1 मिड आयरन कोर के बदले 2 लो आयरन कोर इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जा रहा है। इसके लिए अतिरिक्त स्टार्स की आवश्यकता होती थी, जो एक सुविधा शुल्क था, जिससे सत्ता की सीढ़ी चढ़ना कई गुना अधिक महंगा हो जाता था। एथन ने सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि ज्यादातर स्काउट आयरन रैंक पर ही अटके रहते हैं। यह व्यवस्था सिर्फ बनावटी नहीं थी, बल्कि कमजोर लोगों को उनकी जगह पर बनाए रखने के लिए गणितीय रूप से डिजाइन की गई थी। तो फिर मैं इस कम लौह वाले कोर को तारों के लिए बेच दूंगा, एथन ने अपनी रणनीति में तुरंत बदलाव करते हुए कहा। व्यापारी की मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो गई। कम लोहे वाले कोर के लिए 100 सितारे, शीघ्र और साफ। बूढ़े व्यक्ति ने कोर प्राप्त करने के बाद एथन को सिक्कों की थैली सौंप दी। धन्यवाद। एथन जाने के लिए मुड़ा। भूख लगने पर एथन ने एक छोटे से रेस्तरां में खाना खाने का फैसला किया। यह उन अनगिनत छोटी छोटी जगहों में से एक है जहां डिस्ट्रिक्ट 3 के सैनिकों का पेट भरा जाता था। लेकिन कई दिनों तक बेस्वाद सैन्य राशन खाने के बाद सस्ते खाने में भी लजीज खाने जैसी महक आती थी। ऐसा नहीं है कि भोजन खरीदने से कांस्य रैंक तक मेरी यात्रा धीमी हो जाएगी, एथन ने सोचा। जैसे ही रेस्तरां नजर आया, एक महिला की पीठ ने उसका ध्यान आकर्षित किया, जो रेस्तरां से बाहर निकल रही थी। उसकी आकृति में कुछ परिचित सा भाव उसकी स्मृति में कौंध गया, लेकिन वह उसे पहचान नहीं सका। हो सकता है कि उनके पूर्ववर्ती की यादें फिर से चाले चल रही हों। कई दिनों की सैन्य लापरवाही के बाद इस खाने का स्वाद कुछ अलग ही था। असली स्वाद और असली मसालों के साथ।
भोजन के लिए धन्यवाद। एथन ने काउंटर पर 50 स्टार गिरा दिए, जिससे वहां काम कर रही युवती और उसके पिता की आंखें फटी की फटी रह गईं। साहब, औरत ने छुट्टे पैसे के लिए हाथापाई की। खाना तो सिर्फ 25 स्टार का है। एथन ने उसे हाथ हिलाकर मना कर दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसे रख लो। उसकी कृतज्ञता भरी मुस्कान उसके पीछे पीछे बाहर आई। शुक्रिया, छोटी मोटी दयालुताएं। इनसे न तो उसकी रैंक बढ़ी और न ही उसके आंकड़े बढ़े, लेकिन इनसे उसे याद आया कि वह सिर्फ एक और राक्षस नहीं है। छात्रावास में वापस आकर एथन अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। भोर हो गई। एक और दिन, एक और टोही अभियान। दस्ते के सदस्य गेट पर इकट्ठा हुए। हथियारों की जांच हुई। चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। सबको पता था कि जानवर की गतिविधियां बढ़ गई हैं। एथन के लिए अच्छी खबर, लेकिन उन लोगों के लिए बुरी खबर जिनके पास कोई गुप्त शक्ति स्तर बढ़ाने की क्षमता नहीं है। 500 मीटर की परिधि की जांच, कप्तान ने आदेश दिया। मानक संरचना, एथन के गायब होने के कृत्य के लिए एकदम सही सेटअप। 2 दिन की मेहनत के बाद एथन के हाथ मिडायर्न भेड़िए की छाती में धंस गए। कोर निकाला गया। मिशन पूरा हुआ। आखिरकार वह बुदबुदाया। उसकी आंखों में 10वें मिडायर्न कोर की चमक झलक रही थी। 10 कोर संग्रह निराशाजनक था। ऐसा लग रहा था मानो उसने मध्यलौह कृषि क्षेत्र में ही रहने की ठान ली थी। उसे मध्यलौह के जानवरों के अलावा और किसी से कोई उच्च पद का सामना नहीं करना पड़ा था। लेकिन 10 मिडायर्न कोर का मतलब था एक्सचेंज में एक कांस्य कोर। एक कांस्य कोर का मतलब था रैंक में उन्नति, और रैंक में उन्नति का मतलब था सिस्टम के गुलाम होने से मुक्ति। एथन ने अपने हाथों से खून पोंछा और अपनी स्थिति देखी। अभी भी पीक आयरन है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। कल सब कुछ बदल जाएगा। हर गुजरते घंटे के साथ उसकी योजना पूरी होती जा रही थी। एथन एक टीम मिशन के दौरान खतरे के समय पुनर्जागृति का परिदृश्य तैयार करेगा। जब उसकी प्रतिभा बढ़ने के साथ उसकी रैंक अचानक कांस्य हो जाती है तो आश्चर्यचकित हो जाए। भ्रमित लेकिन आभारी सैनिक की भूमिका निभाए। हर किसी को एक अच्छी दूसरी जागृति कहानी पसंद आई। सेना बेशक उसका अध्ययन करना चाहेगी, शायद कुछ परीक्षण भी करेगी, लेकिन वे उसे अधिक महत्व भी देंगे। शहर वापस पहुंचकर एथन सीधे उस बूढ़े आदमी की ओर बढ़ा। 10 लोहे के कोर वाला थैला एक संतोषजनक खनक के साथ काउंटर से टकराया। कांस्य कोर, धन्यवाद, उन्होंने कहा और सीधे मुद्दे पर आ गए। बूढ़े आदमी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। तुम तो कोर की खेती में बहुत तेज हो। क्या तुम शिकारी हो? कुछ जमा करके रखा था, एथन ने सहजता से जवाब दिया। बाकी दोस्तों से उधार लिया था। दुकानदार ने साफ तौर पर इसे नहीं खरीदा, लेकिन कोर तो कोर ही होते हैं, चाहे वे किसी भी मूल के हों। लोब्रॉन्स कोर, स्ट्रेंथ टाइप कोर, अपने लौह समकक्षों से भिन्न चमक रहा था। आकार तो वही था, लेकिन ऊर्जा इतनी सघन थी कि एथन की हथेली में वह लगभग गुनगुना रहा था। धन्यवाद, एथन ने जल्दी से जाने से पहले कहा। उसके पास छोटी मोटी बातचीत के लिए समय नहीं है, खासकर तब जब स्वर्गारोहण इंतजार कर रहा हो। वह लगभग उड़कर छात्रावास की ओर चला गया। उसका दिल किसी भी पशुयुद्ध के दौरान जितनी तेजी से धड़कता था, उससे भी अधिक तेजी से धड़क रहा था। दरवाजे को अलमारी से बंद करने के बाद वह अपनी चारपाई पर बैठ गया और एक नए जीवन के लिए अपना टिकट दिखाया। निम्न कांस्य रैंक कोर भक्षण। हाँ, कोर शुद्ध ऊर्जा में विलीन हो गया। उसके शरीर में उसी तरह प्रवाहित हो गया जैसे नदी समुद्र में मिलती है। शक्ति के इस उछाल ने उसके पिछले लेवलअप्स को स्थैतिक झटकों जैसा महसूस कराया। यह बिजली जैसा था, कच्चा और परिवर्तनकारी। डिंग, आपकी ताकत निम्न कांस्य रैंक तक बढ़ गई है। एथन ने तुरंत अपनी खूबियों की जांच की। उसे लगा कि उसने काफी कुछ हासिल कर लिया है। मानव एथन ब्रैंडन रैंक, निम्न कांस्य प्रतिभाएं, उन्नत गति F ग्रेड, सुरक्षा कवच F ग्रेड, लॉ संवर्धन F ग्रेड, रूपांतरण शैडो फैंग वुल्फ, हाई आयरन रेजरबैक बोअर, हाई आयरन ब्लैक बीटल, मिड आयरन स्तर 2 स्वास्थ्य अंक, 400 मन अंक, 400 शक्ति, 60 चपलता, 40 बुद्धिमत्ता, 40 जीवन शक्ति, 40 निःशुल्क विशेषताएं, 5 कौशल। कोई नहीं। एथन के चेहरे पर मुस्कान फैल गई जब उसने अपनी स्टेटस विंडो देखी। निम्न कांस्य रैंक, उनकी ताकत बढ़कर 60 हो गई थी, जो आधिकारिक तौर पर सीमा को पार कर गई थी। लेकिन उसके अन्य आंकड़े 40 पर ही अड़े रहे। उसकी प्रतिभा और रूपांतरण में भी कोई कमी नहीं आई, बावजूद इसके कि उसने उन सभी मिडायर्न जानवरों को खा लिया था। कांस्य रैंक कोई आसान और एक बार में हो जाने वाला अपग्रेड नहीं था। हर विशेषता को आगे बढ़ने के लिए अपने कांस्य कोर की जरूरत होती थी। 4 और कांस्य कोर का मतलब था और ज्यादा मेहनत। लेकिन यह इंतजार किया जा सकता था। महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा हो चुका था।
कल मैं जंगल में जाऊंगा और ई रैंक प्रतिभा विकास के लिए प्रयास करूंगा। फिर मैं ऐसे व्यवहार करूंगा जैसे मैं युद्ध के बीच में ही जाग गया हूं। अध्याय 12 खतरा भोर की गश्त। वही दिनचर्या, अलग दिन। कैप्टन मॉरिसन दीवार पर खड़े होकर हमेशा की तरह भाषण दे रहे थे। इलाके का निरीक्षण करो, जब तक जरूरी न हो तब तक लड़ाई मत करो। कैप्टन, एक सैनिक की चीख ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। जनरल वापस आ गए हैं। मॉरिसन का कठोर चेहरा तुरंत बदल गया। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? दरवाजा खोलो। गश्ती दल ने एक दूसरे को देखा। एथन उत्सुकता से चौंक गया। इस दुनिया में आने के बाद से उसने किसी भी उच्च पदस्थ अधिकारी को नहीं देखा था। रुको, मॉरिसन ने उन्हें आदेश दिया। जनरल एक लंबे मिशन पर गए हैं, हमें उनका ठीक से स्वागत करना होगा। विशाल द्वार खुल गए। जो कुछ हुआ उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। एक अकेला व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ अंदर आया, सिर से पैर तक खून से लथपथ। जहां उसका बायां हाथ होना चाहिए था वहां बस एक फटा हुआ, जल्दी से बांधा हुआ पट्टीदार टुकड़ा बचा था। उसका चेहरा एक लाल मुखौटे के नीचे था, दर्द से तड़प रहा था। एथन की उम्मीद के उलट कोई विजयी वापसी नहीं हुई। कोई विशिष्ट सैनिकों की टुकड़ी नहीं, बस एक टूटा हुआ आदमी मौत के कगार पर। जनरल मॉरिसन की आवाज सदमे से फट गई। क्या हुआ? आपकी टीम कहाँ है? जनरल का मुंह खुला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और उसके पैर लड़खड़ा गए। वह फाटक के अंदर ही ढेर होकर गिर पड़ा। मॉरिसन ने बिना किसी हिचकिचाहट के दीवार के पार दौड़ लगाई और क्षितिज पर अन्य बचे हुए लोगों को ढूंढने लगा। खाली जंगल और सुबह की धुंध के अलावा कुछ नहीं। दरवाजे बंद करो। अभी वह दहाड़ते हुए अंदर भागा। इमरजेंसी मेडिकल टीम को यहां बुलाओ। दीवार पर खड़े पहरेदारों ने आज्ञा मानने के लिए हाथ पांव मारे। उनके चेहरों पर दहशत फैल गई। जो कुछ भी हुआ था, जिसने एक बेहतरीन टीम को तबाह कर दिया था और सिर्फ उनके नेता को एक खूनी संदेशवाहक के रूप में छोड़ दिया था, वह आ रहा था। एथन की उंगलियां कस गईं। उन्हें अचानक निन्नकांस्य रैंक बहुत ही महत्वहीन लगने लगी। जो कुछ हुआ उसके बाद बढ़ते खतरे और शहर की नाकेबंदी के कारण गश्त रोक दी गई। सभी पहरेदार सतर्क होकर दुश्मन के आने का इंतजार कर रहे थे। उस दौरान एथन ने शहर की गतिशीलता के बारे में कुछ बातें सीखीं। शहर का पदानुक्रम इस प्रकार था। शहर में 6 जनरल रहते थे। सभी जनरल शीर्ष कांस्य रैंक के थे, जो लगभग रजत रैंक तक पहुंच गए थे। उनकी प्रतिभाओं के बारे में अफवाह थी कि वे डी रैंक की हैं। वे सभी एक ही शासक के अधीन काम करते थे, जो सी रैंक का था। उसका पद रजत के मध्य स्तर तक पहुंच गया था। लॉकडाउन ने एथन की योजनाओं को रोक दिया था। गश्त के दौरान फिर से जागना सही होता, लेकिन अब वह शहर की दीवारों से बाहर भी नहीं निकल सकता था। बस उसकी किस्मत ही तो थी। क्या आपने सुना कि जनरल लियू की टीम के साथ क्या हुआ? एक सैनिक ने मेस हॉल में फुसफुसाते हुए पूछा। सिर्फ जनरल ही वापस आ पाए, और वो भी मुश्किल से, दूसरे ने जवाब दिया। वहां जो भी मिला वो कम से कम सिल्वर रैंक का जरूर होगा। एथन ने अपना सिर नीचे झुका रखा, कान खुले रखे। जानकारी ही शक्ति थी, खासकर अब। 6 सेनापति शहर की सुरक्षा की रीढ़ थे। प्रत्येक सेनापति एक विशिष्ट क्षेत्र और सैकड़ों सैनिकों की कमान संभालता था। एक सेनापति का अकेले लौटना, एक हाथ और अपनी पूरी टुकड़ी को खो देना, इसके परिणाम भयावह थे। लेकिन एथन के लिए इस संकट ने एक नया अवसर प्रदान किया। जब अपरिहार्य हमला हुआ तो अराजकता उसकी जागृति के लिए एक आदर्श आवरण प्रदान करेगी। आपदाओं के दौरान चमत्कारों पर कोई सवाल नहीं उठाता। उसे बस सही समय का इंतजार करना था। दिन बिना किसी घटना के बीत गया। जानवरों का शिकार करने की बजाय एथन खुद को दीवार पर ड्यूटी पर फंसा हुआ पाता था। एक खाली जंगल को छान रहा था जो किसी भी खतरे का सामना करने से इनकार कर रहा था। जैक ने उसे कोहनी से धक्का दिया। बोरिंग है ना? पर कम से कम आज तो तुम्हें कोई खा नहीं पाएगा। एथन ने अपनी झुंझलाहट छिपाते हुए सिर हिलाया। जितने भी लोगों के साथ तैनात होना था उनमें से जैक ही होना था पृष्ठभूमि की आवाज का मानवीय समकक्ष। उनकी शिफ्ट शुरू होने के बाद से ही उस आदमी ने बात करना बंद नहीं किया था। तुमने जनरल के बारे में सुना? जैक ने पास झुकते हुए फुसफुसाया। कहते हैं कि उसकी पूरी टीम खत्म हो गई। 30 कुलीन सैनिक चले गए। वह हिस्सा वाकई उपयोगी था। एथन ने सतर्क रहने का नाटक करते हुए जानकारी को अपने पास रख लिया। रात हो गई। अंधेरे में कुछ भी नहीं हिला। न कोई राक्षस, न कोई हमला, बस अंधीन पेड़ और सैनिकों की शिकायतें। यह तो बेतुका है। एक हट्टा कट्टा गार्ड इतनी जोर से बड़बड़ाया कि सब सुन सकें। जनरल ने शायद जो भी था उसे मार डाला होगा, फिर खुद को घसीटकर वापस ले गया होगा।
मेरे घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं, दूसरे लोग भी इसमें शामिल हो गए और निराशा जंगल की आग की तरह फैलती चली गई। 2 दिनों तक हाई अलर्ट रहने और कोई नतीजा न निकलने से मनोबल बेहद खराब हो गया। अध्याय 13 एकाधिक रजत रैंक वाले जानवर। दिन बीतता गया और जनरल के जागने की खबर जंगल की आग की तरह फैलने लगी। क्या आपने सुना? जनरल जाग गए हैं, शिफ्ट बदलते समय एक सैनिक ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, हालांकि यह अच्छी खबर नहीं लगती। ऐसा मत कहो। पहले आदमी की आवाज धीमी हो गई, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। 3 मिड सिल्वर रैंक के जानवर जंगल के किनारे इकट्ठा हो रहे हैं और वे अकेले नहीं हैं, दर्जनों छोटे राक्षस उनका पीछा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे शहर पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, सिपाही ने जोर से घुटते हुए कहा। जनरल 3 सिल्वर रैंकों से मुठभेड़ के बाद भी कैसे बच गया? उसने तीनों से नहीं लड़ा, सिर्फ एक से, जो जाहिर तौर पर सबसे कमजोर था। बाकी इतने घमंडी थे कि इंसानों की परवाह नहीं करते थे। उस एक जानवर ने अकेले ही उसकी पूरी टुकड़ी का कत्लेआम कर दिया। हमें दूसरे शहरों से भी सेना की मदद मांगनी होगी। असंभव। सबसे नजदीकी शहर ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते की यात्रा की दूरी पर है। जब तक हमारा दूत उनके पास पहुंचेगा और वे अतिरिक्त सैनिक जुटाएंगे, तब तक हम पर कब्जा हो चुका होगा। हम बस यही कर सकते हैं कि चमत्कार के लिए प्रार्थना करें। एथन गहरी भौहें चढ़ाए सुन रहा था। उसकी तरक्की की सोची समझी योजनाएं अचानक उस खतरे के आगे तुच्छ लगने लगीं। मैं अब और खाली नहीं बैठ सकता, उसने सोचा। उसकी उंगलियां हथियार पर कस गईं। यह बेहद खतरनाक है। रजत जानवरों के सामने मेरी कांस्य श्रेणी कुछ भी नहीं है। जैक ने उसकी एकाग्रता भंग करते हुए उसे धक्का दिया। इतना गंभीर चेहरा क्यों है? अपनी वसीयत लिख ही रहे हो? उसका मजाक उड़ाने का प्रयास विफल रहा। एथन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिमाग उन संभावित रणनीतियों पर विचार कर रहा था जिनका उपयोग वह मजबूत बनने के लिए कर सकता था। समन्वित सिल्वर रैंक जानवर हमला न केवल एक खतरा था, बल्कि यह व्यावहारिक रूप से पूरे शहर के लिए मौत की सजा थी। कुछ घंटों बाद रात हो गई। एथन ने अपने बगल में खड़े जैक की तरफ देखा। उसकी पलकें हर पल भारी होती जा रही थीं। 4 दिनों की लगातार सतर्कता ने अपना असर दिखाया था। जब वह सो जाएगा तो मैं अपना कदम उठाऊंगा, एथन ने सोचा। उसने अपनी सतर्क मुद्रा बनाए रखी जबकि जैक जागते रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। मौका उम्मीद से जल्दी आ गया। जैक की ठुड्डी उसकी छाती पर झुक गई। उसकी सांसें नींद की लय में गहरी होती जा रही थीं। दीवार के इस हिस्से पर और कोई नजर नहीं रख रहा था। बिल्कुल सही समय। बिना किसी हिचकिचाहट के एथन दीवार के किनारे से कूद गया और नीचे जमीन पर गिर गया। धमाका। पिछले जन्म में उसकी हड्डियां टूटने का जो असर होता, अब उसका एहसास मुश्किल से होता था। कांस्य श्रेणी के योद्धा ऐसी छोटी मोटी चोटों की परवाह नहीं करते। अब वह कमजोर, बेकार एथन नहीं रहा। अपनी उन्नत गति प्रतिभा को सक्रिय करते हुए वह जंगल में गायब हो गया। एथन का रूपांतरण नहीं हुआ क्योंकि उसके शरीर की शक्ति उसके रूपांतरण से अधिक थी। जंगल ने अपनी रात्रिकालीन सिम्फनी के साथ उसका स्वागत किया। प्रवेश के कुछ ही देर बाद एथन को उत्तर दिशा से घुरघुराहट की आवाज सुनाई दी। यह एक रेजरबैक बोअर है, उसने आवाज की ओर दिशा बदलते हुए सोचा। उसने जो देखा वह बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। 2 रेजरबैक सुअर एक छोटे से खुले मैदान के बीचों बीच एक अंतरंग मुठभेड़ में उलझे हुए थे। सचमुच? खुले में, एथन ने आंखें घुमाते हुए सोचा। कम से कम उन्हें एकांत के लिए कुछ झाड़ियां तो मिल ही सकती थीं। अजीबता के लिए समय नहीं है। एथन तेजी से आगे बढ़ा। उसकी कांस्य श्रेणी की गति ने पल भर में दूरी को शून्य कर दिया। नर सुअर को घुसपैठ का एहसास होने से पहले ही एथन की मुट्ठी उसकी खोपड़ी से टकरा गई। बूम टक्कर बहुत विनाशकारी थी। हड्डियां चकनाचूर हो गईं, दिमाग बिखर गया। एक पल सुअर रोमांटिक शाम का आनंद ले रहा था, अगले ही पल उसकी मौत हो गई। दबाव पड़ने पर उसका सिर तरबूज की तरह फट गया था। मादा स्तब्ध रह गई। उसकी छोटी छोटी आंखों में सदमा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी क्षणिक हिचकिचाहट जानलेवा साबित हुई। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, एथन ने वही करारा वार किया। इसके बाद एथन ने उनके शरीर खा लिए और 2 कोर निकाल लिए। कोई विशेषता वृद्धि दर्ज नहीं हुई। उसने अपनी लौह रैंक क्षमता पहले ही पूरी कर ली थी। अब केवल कांस्य कोर ही उसके आंकड़े बढ़ा सकते थे। उसने सुअरों को केवल इसलिए खाया था ताकि उनकी प्रजाति का लौह वृद्धि प्रतिभा के साथ साथ उच्च लौह रैंक में रूपांतरण बढ़ सके, और उसने ऐसा किया भी।
मानव एथन ब्रैंडन रैंक निम्नकांस्य प्रतिभाएं उन्नत गति एफ ग्रेड सुरक्षा कवच एफ ग्रेड लॉ संवर्धन एफ ग्रेड रूपांतरण शैडो फैंग वुल्फ हाई आयरन रेजरबैक बोअर हाई आयरन ब्लैक बीटल मिड आयरन स्तर 2 स्वास्थ्य अंक 400 मन अंक 400 शक्ति 60 चपलता 40 बुद्धिमत्ता 40 जीवन शक्ति 40 निःशुल्क विशेषताएं 5 कौशल कोई नहीं अगले लक्ष्य की ओर एथन ने एक बेतरतीब दिशा में बढ़ते हुए कहा। अध्याय 14 अगला लक्ष्य। इसके बाद एथन ने अगले 30 मिनट सावधानी पूर्वक इधर उधर घूमते हुए बिताए इससे पहले कि उसे अपना अगला लक्ष्य मिल जाए। एथन एक गिरे हुए लट्ठे के पीछे दुबककर अपने लक्ष्य का आकलन कर रहा था। 4 भेड़िए, एक पीक आयरन रैंक का लीडर जिसके पास ई ग्रेड प्रतिभा है और उसके साथ 3 मिड आयरन अधीनस्थ। उसके लिए यह एक बेहतरीन चुनौती थी। यह कठिन तो था लेकिन खतरनाक नहीं। झुंड साथ साथ चल रहा था। उनके चांदी भूरे बाल चांदनी जंगल में घुल मिल रहे थे। उनका नेता काफी बड़ा था। उसके शरीर पर कुछ निशान थे। अंततः मध्य श्रेणी से भी अधिक शक्तिशाली एक जानवर। एथन ने अपनी उन्नत गति प्रतिभा को सक्रिय करते हुए सोचा। उसके चारों ओर की दुनिया धीमी हो गई। उसकी पहली चाल बिल्कुल सटीक होनी चाहिए थी। एक मिडायरन को तुरंत खत्म करके बराबरी करनी थी। उसने अपना लक्ष्य चुना और तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ा। भेड़ियों को उसकी दिल की धड़कन का एहसास बहुत देर से हुआ। चीख एथन की मुट्ठी पहले भेड़िए की खोपड़ी से टकराई। उसकी लौह संवर्धन प्रतिभा ने उसकी अंगुलियों को धातुमय घनत्व में कठोर कर दिया। उसकी मुट्ठी के नीचे भेड़िए की खोपड़ी टूट गई। भेड़िया तुरंत गिर पड़ा। उसे चीखने या संघर्ष करने का कोई मौका नहीं मिला। एक गिरा, 3 बाकी हैं। शेष भेड़िए तितर बितर हो गए और एथन के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। नेता की नजरें एथन की हरकतों पर टिकी थीं। उन शिकारी आंखों के पीछे छिपी खुफिया जानकारी चमक रही थी। उसने खतरे को पहचान लिया। चलो, एथन बुदबुदाया, देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। 2 मिडायरन भेड़ियों ने विपरीत दिशाओं से एक साथ हमला किया। अनुमानित एथन ने फिर से उन्नत गति को सक्रिय किया और उन दोनों के बीच आ गया। जैसे ही वे उस पर झपटे, वे हवा में ही टकराए और फिर कुछ देर के लिए आपस में उलझ गए, फिर संभल गए। नेता ने इस व्याकुलता का उपयोग किया। अपनी ई ग्रेड गति प्रतिभा के साथ आगे बढ़ गया। तेज, एथन ने सोचा, जैसे उसकी नजर नेता पर थी। उसके नुकीले दांत एथन के गले से कुछ इंच की दूरी पर थे। एथन ने मुड़ते हुए हवा के झोंके को महसूस किया जो करीब से गुजरा था। यह खतरनाक था। इस दुनिया में आने के बाद से अब तक उसने जो भी देखा था उससे भी तेज। भेड़िए की प्रतिभा का स्तर उसके अपने स्तर से 2 उपस्तर ज्यादा था, जिससे उसकी कुल गति उसकी गति से भी ज्यादा तेज हो गई। रणनीतिक रूप से पीछे हटते हुए उन्होंने सोचा, केवल तेज और मजबूत होने की नहीं बल्कि अधिक चतुर होने की जरूरत है। भेड़िए पुनः एकत्रित हो गए और उसे घेरने लगे। उन्होंने उसके लिए कोई बच निकलने का रास्ता नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं है कि मैं वैसे भी भागना चाहता था। अब असली लड़ाई शुरू होगी, एथन ने फुसफुसाते हुए कहा। पहला मिडायरन भेड़िया झपटा और उसके जबड़े जानलेवा काटने के लिए खुल गए। एथन ने एक और कदम बढ़ाया, उस जीव को उसकी गर्दन से पकड़ लिया और उसकी गति का उपयोग करते हुए उसे एक पेड़ के तने पर पटक दिया। टक्कर से पसलियां टूट गईं। भेड़िए ने उठने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। 2 नीचे, 2 बाकी। अब बाकी मिडायरन सावधानी से चक्कर लगाने लगे। नेता पीछे हट गया और एथन के खतरे के स्तर का फिर से आकलन करने लगा। एथन उसकी रणनीतिक गणनाओं को लगभग समझ गया था। ये नासमझ जानवर नहीं थे। उन्होंने सीखा और खुद को ढाला। एथन ने उनके अगले कदम का इंतजार नहीं किया। उसने मिडायरन भेड़िए पर हमला किया लेकिन जानबूझकर उसका दाहिना हिस्सा खुला छोड़ दिया। चारा काम कर गया। भेड़िए ने स्पष्ट खुले स्थान पर हमला किया। अंतिम क्षण में एथन ने अपनी सुरक्षा कवच प्रतिभा को सक्रिय कर दिया। एक पारदर्शी अवरोध प्रकट हुआ जिसने भेड़िए के नुकीले दांतों को जकड़ लिया। जीव की गति उसे ढाल में आगे ले गई, जिससे ढाल पर क्षण भर के लिए लहरें दिखाई देने लगीं। एथन को बस इतनी ही शुरुआत की जरूरत थी। उसकी लोहे जैसी मजबूत मुट्ठी भेड़िए की छाती में धंस गई। उंगलियां उसके अंदर तक कस गईं। एक जोरदार झटके से वह आजाद हो गया और भेड़िए का शरीर गुर्राते हुए बीच में ही गिर पड़ा। 3 नीचे, बस नेता ही रह गया। पीक आयरन शैडो फैंग गुर्राया, पीछे हट गया। इतना समझदार कि निश्चित मौत को पहचान सके। लेकिन एथन उसे बच निकलने नहीं दे सकता था, खासकर तब जब उसके पास ई ग्रेड की प्रतिभा तैयार हो। इसकी प्रतिभा मेरी एफ ग्रेड उन्नत गति प्रतिभा को F+ ग्रेड के करीब ले आएगी। अभी मत भागो, एथन ने भेड़िए के कदम से कदम मिलाते हुए कहा। अभी तो शुरुआत हुई है। बिना किसी चेतावनी के भेड़िए ने अपनी रणनीति बदल दी।
पीछे हटने के बजाय वह सीधे एथन पर टूट पड़ा। उसकी गति पूरी तरह से प्रकट हो गई। वह जानवर चांदी की धार बन गया, इंसानी आंखों से भी तेज। लेकिन एथन अब सामान्य इंसान नहीं था। उसने उन्नत गति का प्रयोग किया, लेकिन भेड़िया फिर भी तेज गति से आगे बढ़ा, उसकी श्रेष्ठता का प्रमाण। एथन पूरी तरह से बच नहीं सका। नुकीले दांत उसके कंधे पर लगे, जिससे पहला खून बह गया। हिस दर्द बहुत तेज था, जिससे एथन को गहरी सांस लेनी पड़ी। मेरी बारी, एथन गुर्राया और भेड़िए का सामना करने के लिए घूम गया, क्योंकि वह एक और चक्कर लगाने के लिए चक्कर लगा रहा था। इस बार उसने उसकी गति से मेल खाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने उसके रास्ते का अंदाजा लगाया, अपने पैर मजबूती से जमाए और लौह संवर्धन क्रिया को सक्रिय कर दिया। उसकी त्वचा सख्त हो गई और उसमें एक हल्की धात्विक चमक आ गई। भेड़िए ने फिर हमला किया। एथन की अब मजबूत हो चुकी बाह पर दांत गड़ा दिए। सामान्य मांस को चीर सकने वाले नुकीले दांत लोहे जैसी त्वचा को रगड़ रहे थे। हालांकि उसकी प्रतिभा ने उसके हाथ को गंभीर चोट से बचा लिया था, फिर भी उसे दर्द महसूस हो रहा था। हमला बहुत जोरदार था और जिस तेजी से वह अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल कर रहा था, उससे उसका मानस तेजी से कम हो रहा था। मुझे यह उपवास समाप्त करना होगा। भेड़िए की आंखों में आश्चर्य साफ झलक रहा था। तभी एथन का खाली हाथ उसके गले पर कस गया। अपनी प्रबल शक्ति से उसने संघर्ष कर रहे जानवर को जमीन से ऊपर उठा लिया। प्रतिभा के लिए धन्यवाद, एथन ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा। भेड़िया बेतहाशा लड़खड़ा रहा था। उसके पंजे एथन के कपड़े और लोहे से बनी त्वचा को नोच रहे थे। लेकिन बिना किसी सहारे के उसकी ताकत एथन की कांस्य श्रेणी की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती थी। एथन ने उस जीव को जोर से नीचे पटक दिया और अपने घुटने से उसकी छाती पर दबा दिया। उसकी लोहे जैसी मजबूत मुट्ठी ऊपर नीचे हो रही थी और हर वार से हड्डियां टूट रही थीं। दरार भेड़िया पूरी ताकत से लड़ा। उसकी गति के कारण वह कई वार कर सका। भाग्यशाली पंजे के वार से एथन के चेहरे पर खून की धारें दौड़ गईं। उसके मुंह में धातु का स्वाद भर गया। एक पल के लिए उनके पूर्ववर्ती का जीवन फीका पड़ गया और जैक थॉम्पसन की डूबने की यादें उभर आईं। वही घातक ध्यान, जीत की निश्चितता। भेड़िए को अपनी आसन्न मृत्यु का आभास हो गया। आखिरी हताशा भरे कदम में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसका शरीर धुंधला हो गया, लगभग एथन की पकड़ से बाहर निकल गया। सुरक्षा कवच एथन के हाथ के चारों ओर एक दीवार बन गई, जिसने भेड़िए को एक अटूट पकड़ में जकड़ लिया। उसका संघर्ष पहले दुगुना हुआ, फिर कमजोर पड़ गया। शुभ रात्रि, एथन ने फुसफुसाते हुए अंतिम वार किया। समाशोधन स्थल शांत हो गया। 4 मरे हुए भेड़िए, 4 नए कोर, एक ई ग्रेड प्रतिभा निगल जाने की प्रतीक्षा में है। अध्याय 15 मध्य कांस्य रैंक भालू। वह सबसे पहले पैक लीडर की लाश के पास पहुंचा। ई ग्रेड प्रतिभा ही असली इनाम थी। उसकी भक्षण क्षमता को सक्रिय करना। आपने शैडोफैंग वुल्फ को खा लिया है। उन्होंने कोई भी स्टेट पॉइंट हासिल नहीं किया, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि उनकी प्रतिभा अधिक मजबूत थी, हालांकि यह F+ ग्रेड तक विकसित नहीं हुई थी। मुझे खाने के लिए एक और ई ग्रेड भेड़िए की जरूरत है। फिर मेरी बढ़ी हुई गति प्रतिभा F+ ग्रेड तक विकसित हो जाएगी। एथन ने अगली सूचनाएं पढ़ते हुए सोचा। डिंग, आपने निम्नलिखित परिवर्तन शैडोफैंग वुल्फ को अपग्रेड कर लिया है। डिंग, शैडोफैंग वुल्फ हाई आयरन, पीक आयरन बुरा नहीं है, लेकिन मुझे वैसे भी उस बदलाव की जरूरत नहीं है। एथन ने भेड़ियों के कोर को पकड़ लिया और क्षेत्र छोड़ दिया और अधिक राक्षसों को मारने और खाने के लिए खोज करने लगा। एथन ने भेड़ियों के मांस को अपनी जेब में रख लिया और रात में गायब हो गया और अधिक शिकार की तलाश में। उसका कांस्य श्रेणी का शरीर इस क्षेत्र के अधिकांश खतरों से निपट सकता था, अधिकांश, लेकिन सभी नहीं। जैसे ही वह एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ा, उसकी नजर उस पर पड़ी। एक विशालकाय भूरा भालू एक प्राचीन ओक के पेड़ के नीचे जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। उसकी आभा मध्यकांस्य ऊर्जा से स्पंदित हो रही थी। इतनी दूरी से भी वह उसकी शक्ति को महसूस कर सकता था। आज नहीं, एथन ने चुपचाप पीछे हटते हुए सोचा। हालांकि मैं इस जगह को याद रखूंगा। जब मैं और मजबूत हो जाऊंगा तो उस भालू के कोर पर जोखिम उठाना उचित होगा। वह मुड़ा और मन ही मन भविष्य के शिकार के लिए जगह चिह्नित करने लगा। 3 हफ्ते पहले वह लोहे के दर्जे के जानवरों से भी डरता था। अब वह कांसे के जानवरों को ऐसे नाप रहा था जैसे किराने का सामान खरीद रहा हो। प्रगति। अरुतुम चीख सुनकर वह बीच में ही ठिठक गया। एथन आवाज की ओर घूमा। उसकी मांसपेशियां लड़ने के लिए तन गईं। पेड़ों की कतार से 4 आकृतियां उभरीं। इंसान, जानवर नहीं। सभी हथियार लिए हुए अनुभवी शिकारी लग रहे थे। उनका नेता क्रॉसबो लिए एक जख्मी आदमी एथन की ओर देख रहा था।
हाँ, एथन ने अपनी आवाज तटस्थ रखते हुए अपनी सतर्कता थोड़ी कम कर ली। आमतौर पर इंसान जानवरों से ज्यादा सुरक्षित होते हैं, लेकिन फिर पिछले जन्म में मनुष्यों ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। कभी भी सुरक्षा की उम्मीद मत करो, उसने समूह में प्रतिभा के संकेतकों को देखते हुए खुद को याद दिलाया। इस दुनिया में सही क्षमताओं वाला इंसान किसी भी जानवर से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एथन ने तुरंत ही नए लोगों का आकलन कर लिया। उसकी स्थिति दृष्टि स्वतः ही सक्रिय हो गई। मानव रे रैंक मध्यकांशीय सटीकता संवर्धन प्रतिभा ई ग्रेड कौशल बेसिक डबल शॉट नौसिखिया। अन्य लोग मुश्किल से पंजीकृत हुए पीक आयरन को एफ ग्रेड प्रतिभाओं के साथ रैंक किया गया। कुछ भी खास नहीं, लेकिन लीडर की ग्रेड टैलेंट के साथ मिड ब्रॉन्ज। ये देखने लायक खिलाड़ी था। तुम हमारे साथ क्यों नहीं आते? उस आदमी ने सहज मुस्कान के साथ कहा। यहां अकेले रहना खतरनाक है। मैं जानू हूं, और यह उसने ऐसे नाम गिनाए जिन्हें एथन बड़ी मुश्किल से समझ पाया। वह यह सोचने में इतना व्यस्त था कि एक मध्यकांशीय शिकारी अपने नाम जैसी सामान्य बात के बारे में झूठ क्यों बोलेगा। मैं एथन हूं, उसने सरल भाषा में उत्तर दिया। कुछ तो ठीक नहीं था। ये शिकारी बहुत अचानक, बहुत आसानी से प्रकट हो गए, और एक मध्यकांशीय प्रतिभा धारक जंगल में किसी अनजान व्यक्ति को देखकर उसके साथ पार्टी क्यों करना चाहेगा। इससे पहले कि एथन आगे जांच कर पाता, रात में ध्वनि का विस्फोट हुआ। एक गर्जना जिसने शाखाओं से पत्तियों को हिला दिया और पक्षियों को आकाश में बिखरने के लिए मजबूर कर दिया। गर्र छी! यह शब्द एथन के रोकने से पहले ही निकल गया। भालू! उनके चिल्लाने से वह जाग गया था। इससे भी बुरी बात यह थी कि झाड़ियों के बीच से आती हुई टकराने की आवाजों से यह अनुमान लगाया जा सकता था कि वह सीधे उनकी ओर बढ़ रही थी। जैसे ही मध्यकांशीय भालू अचानक दृष्टिगोचर हुआ, जंगल पानी की तरह फट गया। अपने पिछले पैरों पर लगभग 12 फुट लंबा खड़ा, उसकी आंखें नींद में खलल पड़ने के कारण क्रोध से चमक रही थीं। इसकी स्थिति एथन के सामने आ गई। क्रूर जानवर भूरा भालू रैंक मध्यकांशीय पुनर्जनन प्रतिभा ई ग्रेड फॉर्मेशन रे चिल्लाया। उसकी आवाज से आत्मविश्वास झलक रहा था। मैं इसे कुछ ही गोलियों से उड़ा दूंगा। एथन को इस अहंकार पर यकीन नहीं हुआ। क्या तुम्हें पता भी है कि इस भालू में क्या हुनर है? क्या फर्क पड़ता है? रे ने अपना हथियार तैयार करते हुए कहा। यह तो बस एक जानवर है। मेरा नया हुनर इसे आसानी से खत्म कर देगा। बाकी शिकारी आदेशों का पालन करते हुए फैल गए। ये कोई बेतरतीब साहसी नहीं थे, ये एक टीम थी, एक खतरनाक। एथन ने तुरंत अपना फैसला सुनाया। इसके लिए शुभकामनाएं। मैं बाहर हूं। प्रे की आंखें सख्त हो गईं। बच्चे, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो रुको, वरना मैं भालू से पहले तुम्हें मार डालूंगा। कोई हिचकिचाहट नहीं। एथन ने उन्नत गति को सक्रिय किया और भाग गया। जैसे ही उसने अपनी प्रतिभा को चरम सीमा तक बढ़ाया, उसके चारों ओर का जंगल धुंधला हो गया। पीछे से रे ने गालियां दी, लेकिन जल्दी से खुद को संभाल लिया। उसका धनुष उठा, निशाना साधा, और 2 तीर हवा में अस्वाभाविक सटीकता से सीटी बजाते हुए निकल गए। एथन को उनके आने का आभास हो गया। वह घूम गया, जिससे लौह संवर्धन और सुरक्षा कवच एक साथ सक्रिय हो गए। पहला तीर उसकी कठोर ढाल को तोड़ता हुआ उसकी लोहे की त्वचा से जा टकराया, लेकिन दूसरा तीर उसके कंधे में गहराई तक जाकर धंस गया। उसकी बाह में दर्द फूट पड़ा, लेकिन वह दौड़ता रहा। रे की ई ग्रेड प्रतिभा और ताकत कोई मजाक नहीं थी। पहले भालू से निपटो। रे की आवाज धीरे धीरे पीछे छूट गई। मैं उस बच्चे को बाद में ढूंढ लूंगा। एथन के पीछे खून बह रहा था। वह पेड़ों के बीच से भाग रहा था, जिससे वह अपने और खतरे के बीच दूरी बना रहा था। एक ही रात में 2 खतरे, भालू और शिकारी। अध्याय 16 शाकाहारी तीर उसके कंधे में धंसा हुआ था। आगे बढ़ने से पहले उसे निकालना जरूरी था। आखिर यह क्या था? एथन ने एक विशाल पेड़ के तने के पीछे छिपते हुए सोचा। आखिर यह क्या था? एथन एक विशाल पेड़ के तने के पीछे छिप गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसके कंधे में लगा तीर हर धड़कन के साथ धड़क रहा था। बिना समय गवाए उसने तीर की डंडी पकड़ी और उसे बाहर खींच लिया। हिस्सा उसने चीख को दबा दिया। उसके होंठ में दांत गड़ गए और उसे खून का स्वाद आ गया। उसके कंधे में जो तीर लगा था वह कोई सामान्य तीर नहीं था, वह एक मध्यम कांस्य शिकारी का तीर था। अब उसे खून बहना बंद करना था। उसने अपनी कमीज की एक पट्टी फाड़कर शौकिया तौर पर घाव पर पट्टी बांध दी। उसका दिमाग पट्टी से रिश्ते खून से भी तेज दौड़ रहा था। उसके पीछे जंगल में आवाजें और दहाड़े गूंज रही थीं। भालुओं की लड़ाई अभी भी जारी थी। मैं तो बस चला जाऊंगा, लेकिन जैसे ही उसकी सांसें संभली, एक अलग ही योजना बनी।
ये मूर्ख किसी भी तरह से मध्यकांस्य भालू को पुनर्जीवित होने से नहीं रोक सकते। यह एक मौका है। एथन चुपचाप पेड़ों के बीच घूमता हुआ वापस लौट आया। उसके सामने दृश्य खुल गया। रे ने एक के बाद एक तीर चलाए। प्रत्येक तीर अत्यंत सटीकता के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लगा। भालू का मांस घावों के चारों ओर उतनी ही तेजी से सिकुड़ गया जितनी तेजी से वे बने थे, तथा इसके ई-ग्रेड पुनर्जनन ने अधिकांश क्षति को निष्प्रभावी कर दिया। अन्य शिकारी भालों और तलवारों के साथ आगे बढ़े और पीछे हटने से पहले छोटे मोटे हमले किए। इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला था। भालू उन्हें पकड़ तो नहीं सकता था, लेकिन वे उसे नीचे भी नहीं गिरा सकते थे। एथन अपने सुविधाजनक स्थान पर बैठ गया। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। जब वह अराजकता को देख रहा था तो उसके कंधे में धड़कता दर्द बहुत पहले ही पृष्ठभूमि की आवाज में बदल चुका था। उन्हें एक दूसरे को थका देने दो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। जो आखिरी व्यक्ति खड़ा रहेगा उसे मेरा सामना करना होगा। 20 गज की दूरी पर रे की टीम को कठिन तरीके से यह सीख मिल रही थी कि मध्यकांस्य जानवर नियम पुस्तिका का पालन नहीं करते हैं। क्या बकवास है, रे चिल्लाया और उसने भालू की आंख में एक और सटीक निशाना साधा। हालांकि तीर सही जगह लगा और भालू की खाल में गहराई तक धंस गया, लेकिन घाव में बुलबुले बन गए और कुछ ही सेकंड बाद तीर भालू को बाहर धकेल दिया। इस चीज का पुनर्जनन पागलपन है। तुमने कहा था कि यह आसान होगा। भाला लिए एक शिकारी पीछे हट गया, क्योंकि भालू का विशाल पंजा उस जगह से होकर गुजर रहा था जहां कुछ क्षण पहले उसने कब्जा किया था। तुमने कहा था कि एक त्वरित हत्या। रे ने पुनः तीर चलाया। 2 तीर एक साथ जानवर के गले में जा लगे। भालू दहाड़ा। वह घायल होने से ज्यादा परेशान था। ऐसा ही होना चाहिए। कोई भी भालू इतनी जल्दी ठीक नहीं होता। रे की आवाज में निराशा उभर आई। मलिक, उसे बगल से मारो। वेरो, उसके पैरों पर वार करो। 2 खंजरों वाला शिकारी वेरो भालू की जांघ की मांसपेशियों पर वार करते हुए तेजी से आगे बढ़ा। समझ गया। हालांकि उनके हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उनके रैंक के बीच का अंतर बहुत अधिक था। इसे व्यस्त रखो। सिर्फ मैं ही इसे काफी नुकसान पहुंचा सकता हूं। रे ने एक खास तीर उठाया जिसकी नोक किसी चीज से चमक रही थी जो चांदनी को सोख रही थी। मेरे पास एक ऐसा तीर है जिस पर लकवा मारने वाला जहर लगा है। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। लेकिन भालू ने उसकी बात खत्म होने का इंतजार नहीं किया। वह अपने भारी शरीर के हिसाब से चौंकाने वाली गति से आगे बढ़ता हुआ उस पर टूट पड़ा। शिकारी तूफान में पत्तों की तरह बिखर गए। हे भगवान, इसे नरक में ले जा। चौथा शिकारी, एक घुमावदार ब्लेड वाली महिला, भालू के हमले के नीचे लुढ़क गई। यह लड़ाई मरने लायक नहीं है। चुप रहो और अपना काम करो। रे ने अपने विशेष तीर से निशाना साधते हुए गुर्राते हुए कहा। लकवाग्रस्त तीर सीधा जाकर भालू की गर्दन पर लगा। एक पल के लिए शिकारियों के चेहरों पर उम्मीद की किरणें चमक उठीं। जानवर लड़खड़ा गया, अपना विशाल सिर हिलाया और आते रहे। असंभव। रे का धैर्य टूट गया। वह विष किसी रजत श्रेणी के इंसान को भी गिरा सकता है। हमें गर्भपात कराना होगा, मलिक ने हांफते हुए कहा। उसकी बगल में लगी चोट से खून बह रहा था। यह प्राकृतिक नहीं है। 3 मिनट, रे ने जोर देकर कहा और तीर खींचते हुए। मैं यह कर सकता हूं। फॉर्मेशन बीटा। शिकारी इस तरह से आगे बढ़े जैसे उन्होंने हजारों बार अभ्यास किया हो, तथा भालू को भ्रमित करने के लिए हमलों का एक घूमता हुआ पैटर्न बनाया। यह किसी सामान्य जानवर पर काम कर सकता था, लेकिन इसने बस क्षति को सहन किया, पुनर्जीवित हुआ और अथक क्रोध के साथ आगे बढ़ा। एथन ने हर चाल का विश्लेषण किया, ताकत और कमजोरियों का हिसाब लगाया। रे की सटीकता अद्भुत थी। हर निशाना ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लग रहा था जो बिना पुनर्जनन के भी किसी भी चीज को मार सकते थे, जबकि बाकी लोग बस ध्यान भटकाने के लिए थे। यह कोर है। वेरो पेट फाड़े जाने से बाल बाल बचते हुए चिल्लाया। हमें कोर को नष्ट करना होगा। स्मार्ट, एथन ने सोचा। जानवरों के कोर ने अपनी प्रतिभा को दिशा दी। उसे नष्ट कर दो और पुनर्जनन रुक जाएगा। इतने सारे द्रव्यमान के बीच मैं उसे ठीक से पहचान नहीं पा रहा हूं। रे की हताशा उबल पड़ी और उसने तेजी से 3 और तीर चलाए। हर तीर बिल्कुल सही लगा। हर तीर बाहर निकल गया और घाव भर गया। महिला लड़ाकू लंगड़ाती हुई पीछे लौटी, अपनी बाह पकड़े हुए, जहां फटे हुए मांस के बीच से हड्डी दिखाई दे रही थी। रे, मैं थक गई। यह काम नहीं कर रहा। हमें भागना होगा। भालू फिर दहाड़ा, इस बार विजय की ध्वनि के साथ। उसे अंदाजा हो गया था कि उसके प्रतिद्वंद्वी कमजोर पड़ने लगे हैं। चोटें और थकान उन पर अपना असर दिखा रही हैं। मलिक अगले ही पल नीचे गिर गया। भालू के पंजे ने उसे बीच में ही पकड़ लिया। उसकी चीख अचानक बंद हो गई जब वह एक पेड़ के तने से टकराया।
मलिक वेरो अपने गिरे हुए साथी की जांच करने के लिए गठन से बाहर निकला। रे ने क्रूरता से गाली दी, अपनी जगह पर रहो, बहुत देर हो चुकी थी। बड़ी सावधानी से आयोजित किया गया नृत्य बिखर गया। भालू ने तुरंत फायदा उठाया और रे पर ध्यान केंद्रित किया, जो उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। अध्याय 17 नई प्रतिभा, पीछे हटो। रे ने अंततः वह आदेश दिया जिसका सभी को इंतजार था। रक्षात्मक वापसी। एथन ने अपनी हंसी दबा ली। उत्तम। एथन नीचे झुक गया और अपने हमले का रास्ता गिनने लगा। शिकारी सीधे उसकी तरफ बढ़ रहे थे और उनका ध्यान उस हिंसक भालू पर इतना केंद्रित था कि वे अपनी पीठ पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। वे पस्त और अस्तव्यस्त हैं। अगर मैं उनके इस तरफ भागते समय फायदा उठाऊं तो अपनी तेजी से रे को चौंका सकता हूं। भालू फिर दहाड़ा। उसके विशाल शरीर पर पुनर्जनन क्षमता के बावजूद थकान के लक्षण दिखाई दे रहे थे। उसकी खाल से अनगिनत तीर निकले, जिन्हें धीरे धीरे ठीक होते मांस ने बाहर धकेल दिया। एक अच्छे व्यक्ति के रूप में मेरे सफाई कर्तव्य का समय आ गया है। एथन ने अपनी उन्नत गति प्रतिभा को सक्रिय किया। उसके आसपास की दुनिया धीमी हो गई। उसके पास इसके लिए एक ही मौका था। घायल शिकारी जंगल में भाग गए। रे ने अपने तीरों से उनके पीछे हटने के रास्ते को ढक दिया। 20 मीटर, 15, 10। एथन ने छिपकर एक कांस्य श्रेणी की मिसाइल दागी जो सीधे रे की पीठ पर निशाना साध रही थी। शिकारी की ई ग्रेड सटीकता प्रतिभा उसे दूर से ही घातक बना देती थी, लेकिन नजदीकी मुकाबला एक बिल्कुल अलग खेल था। आश्चर्य, एथन ने फुसफुसाते हुए कहा और दूरी कम कर दी। रे ने आखिरी पल में उसे भांप लिया। सहज ज्ञान खतरे की चेतावनी दे रहा था। वह घूम गया। धनुष पहले से ही झुका हुआ था। बहुत देर हो गई। एथन की लोहे जैसी मजबूत मुट्ठी रे के जबड़े से टकराई। दरार एथन की लोहे जैसी मजबूत मुक्का से रे के चेहरे की कई हड्डियां चटक गईं। शिकारी के जमीन पर गिरते ही उसका जबड़ा टूट गया और वह एक अस्वाभाविक कोण पर लटक गया। यह घिनौनी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। तुम। रे के शब्द अस्पष्ट निकले, प्रत्येक शब्दांश के साथ खून की फुहारें निकल रही थीं। बॉस। पीछे से एक आवाज आई। एथन ने घूमकर देखा कि रे के साथी हथियार निकाले हुए हमला कर रहे हैं। घुमावदार ब्लेड वाली महिला हमले का नेतृत्व कर रही थी। बहुत धीमी। एथन ने बड़बड़ाते हुए अपनी उन्नत गति को सक्रिय कर दिया। वह उसके बेकाबू झटके के नीचे झुकते हुए बीच रास्ते में ही उससे टकरा गया। उसकी लोहे जैसी मजबूत मुक्का उसके उरोस्थी में एक भयानक दरार के साथ घुस गई। वह बिना कोई आवाज किए गिर पड़ी। उसकी आंखें सदमे से बड़ी हो गईं क्योंकि उनके प्राण निकल गए थे। अन्य शिकारी अचानक रुक गए और अपनी संभावनाओं पर पुनः विचार करने लगे। एक तमह। एथन ने ठंडी आवाज में पुकारा। अगला कौन है? भालू की दहाड़ ने उन्हें जवाब दे दिया। विशालकाय जानवर पेड़ों की कतार से टकराकर गिर गया। उसके स्खम अब मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। भागो। शेष शिकारियों में से एक ने बिना किसी हिचकिचाहट के रे को छोड़कर चिल्लाया। उनके पीछे का जंगल फट पड़ा जब मध्यकांस्य भालू खुले मैदान में घुसा। उसकी नजरें निकटतम लक्ष्य रे पर टिकी थीं। अपने टूटे हुए जबड़े के साथ अभी भी खड़े होने के लिए संघर्ष करते हुए रे की जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम गई। एथन ने भालू को हमला करते देखा और उसने तुरंत अपना निर्णय ले लिया। आप मेरी प्रतिभा का गोला नहीं चुराएंगे, मिस्टर बेयर। उसने रे की ओर दौड़ते हुए घोषणा की। बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी उंगलियों ने एक पल में रे की गर्दन पकड़ ली। एक रीढ़ की हड्डी के टूटने से जंगल में एक क्रूर क्रंच की आवाज गूंज उठी। कमी। तुमने एक मध्यकांस्य श्रेणी के मानव को मार डाला है। रे मानव। रे रैंक मध्यकांस्य सटीकता वृद्धि प्रतिभा ई ग्रेड भक्षण कौशल बेसिक डबल शॉट नौसिखिया। जैसे ही भालू करीब आया, एथन के पास समय बर्बाद करने का कोई मौका नहीं बचा और उसने तुरंत अपनी भक्षण क्षमता को सक्रिय कर दिया तथा रे की प्रतिभा को अवशोषित कर लिया। आपने सटीकता संवर्धित प्रतिभा को निगल लिया है। F+ ग्रेड। कोई विशेषता वृद्धि दर्ज नहीं की गई। रे की सर्वोच्च आत्मीयता स्पष्ट रूप से शक्ति आधारित नहीं थी, लेकिन एथन के पास वह था जो वह चाहता था, एक नई प्रतिभा। उसने रे का धनुष और तरकश छीन लिया तथा तीव्र गति से अपने और क्रोधित भालू के बीच दूरी बना ली। अब मेरी सटीकता की जांच करने का समय आ गया है, एथन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। लेकिन उसका पहला निशाना भालू नहीं था। उसने एक ही झटके में धनुष खींचकर घूमकर रे के आखिरी साथी पर निशाना साधा जो भागने की कोशिश कर रहा था। हवक आदमी को अभी समझ ही नहीं आया था कि क्या हो रहा है, इससे पहले कि एक तीर हवा में सीटी बजाता हुआ निकला। प्रक्षेपास्त्र ने घातक सटीकता से अपना निशाना साधा और भागते हुए शिकारी की खोपड़ी को भेदते हुए सीधा नीचे गिर पड़ा। वह बिना कोई आवाज किए गिर पड़ा। कोई गवाह नहीं। यही बेहतर है। उस भालू की ओर देखा जो उसे घूर रहा था। एथन मुस्कुराया।
अब बड़े लड़के, मुझे देखना पसंद नहीं है। एथन मुस्कुराया और धनुष की डोरी खींचकर जानवर पर निशाना साधा। तीर सीधा जाकर भालू की छाती पर लगा, लेकिन ऊतक के पुनर्जीवित होने के कारण वह वापस बाहर आ गया, लेकिन पहले की अपेक्षा धीमी गति से। सचमुच एथन ने फिर से गोली चलाई, इस बार उसका निशाना गला था। वही परिणाम। कम से कम पुनर्जनन में तो ज्यादा समय लग रहा है। वह थक गया है। भालू ने इतनी बड़ी चीज पर आश्चर्यजनक तेजी से हमला किया। एथन बगल में भागा, उसकी गति उसे उन विशाल पंजों से थोड़ा आगे रखती थी। छह, काश मैं अपनी लौह शक्ति को तीर की ओर प्रक्षेपित कर पाता, लेकिन मैं अपने शरीर के केवल कुछ हिस्सों को ही रूपांतरित कर सकता हूं। एक और गोली, एक और पुनर्जीवित घाव। उसके दिमाग में सामरिक विकल्पों पर विचार चल रहा था। भालू ने उसकी बराबरी की, उसकी 40 की चपलता और उसकी प्रतिभा ने उसे 1.5 गुना बढ़ा दिया, जिससे वह लोब्रॉन स्तर पर पहुंच गया, यानी 60 अंक की चपलता, ठीक उसी स्तर पर जहां भालू की स्वाभाविक फुर्ती थी। लेकिन उस जीव की ताकत और स्फूर्ति स्पष्ट रूप से उससे कहीं बेहतर थी। रे की टीम के साथ इसकी लड़ाई के आधार पर इसकी ताकत भी शायद कम कांस्य वाली ही होगी, लेकिन जीवन शक्ति, यही इसकी मुख्य विशेषता है। उसने कमजोरियों का विश्लेषण करते हुए दूरी बनाए रखते हुए चक्कर लगाया। कोई आश्चर्य नहीं कि पुनर्जनन इतना शक्तिशाली है। इस मायावी शिकार से हताश भालू दहाड़ा। उसने पेड़ के तने को ऐसे तोड़ा जैसे वह कागज हो, और उसके टुकड़े चारों तरफ उड़ गए। एथन एक चट्टान के पीछे छिप गया। उसके तीर लगभग समाप्त हो चुके थे। उसे और थका देने से काम नहीं चलेगा। मुझे सचमुच उस मूल को ढूंढना होगा। कोर, वह बुदबुदाया। इसका कोर ढूंढना होगा। भालू अपने लुप्त लक्ष्य की तलाश में उछल पड़ा। एथन ने गहरी सांस ली। जोखिम भरे खेल का समय आ गया है। अध्याय 18 पुनर्जनन प्रतिभा। भालू पर निशाना साधने के बजाय उसने अपना धनुष आकाश की ओर तान दिया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 तीर सीधे ऊपर की ओर उठे और रात के आकाश में गायब हो गए। भालू ने अपना विशाल सिर झुकाया। इस अजीब शिकार को देखकर वह क्षण भर के लिए भ्रमित हो गया। ठीक है बड़े साहब, इस चमकदार विकर्षण पर ध्यान दो। एथन ने अपना आवरण त्याग दिया और खुले मैदान में कदम रखा। अब दूर से हमला नहीं, उसे अपने सिद्धांत की जांच के लिए पास जाना था। भालू की दहाड़ से उसकी शाखाओं से पत्ते हिल गए और वह उसकी ओर बढ़ने लगा। एथन ने उन्नत गति को सक्रिय किया तथा अंतिम क्षण में एक ओर भाग गया। जानवर की गति उसे आगे ले गई तथा वह उस स्थान से टकराया जिस पर वह बैठा था। बहुत धीमा। एथन ने चारों ओर घूमते हुए ताना मारा। भालू आश्चर्यजनक चपलता के साथ घूम गया। उसका एक विशाल पंजा एक घातक चाप बना रहा था। एथन झुका, लेकिन बहुत तेजी से नहीं। भालू के पंजे उसके कंधे पर लगे और मांस को फाड़ने लगे। हिस, अरे, वह ट्रक की तरह मारता है। ताजा घाव से खून बह रहा था, लेकिन एथन आगे बढ़ता रहा। उसने जवाब में भालू की कमर पर बिजली की तेजी से एक जोरदार मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी धातु से मजबूत थी। मुक्के से पत्थर चकनाचूर हो जाता, लेकिन भालू जरा भी नहीं हिला। सच में एथन पीछे हट गया, क्योंकि एक और पंजे के वार से उसका सिर लगभग उड़ गया था। तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? नृत्य जारी रहा। एथन प्रहार कर रहा है, परीक्षण कर रहा है, कमजोरी की जांच कर रहा है। प्रत्येक हमला अलग अलग क्षेत्र को लक्ष्य करके किया गया। हृदय, गला, जोड़, सिर। भालू ने अधिकांश वारों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब एथन ने उसके पेट पर वार किया तो दिलचस्प बात घटी। वह झिझका। यह वैसा ही संकोच था जैसा इंसानों में तब होता था जब आप उनकी कमजोरियों पर निशाना साधते थे। रक्षा में एक ऐसी प्राथमिकता जो कहीं और मौजूद नहीं थी। दिलचस्प। एथन बाल बाल कुचले जाने से बचा। भालू की टांगों के बीच लुढ़क गया। ज्यादातर कोर दिल के पास होते हैं, लेकिन तुम अपने पेट की बहुत सावधानी से रक्षा कर रहे हो। एक और मुठभेड़ के बाद एथन ने भालू के उरोस्थी पर जोरदार प्रहार किया। कुछ नहीं, उसने सोचा, जबकि हमले से भालू पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जब उसका अगला वार उसके पेट के निचले हिस्से पर लगा तो भालू पागल हो गया। इतना ही, एथन ने भालू के उग्र जवाबी हमले से बचते हुए बुदबुदाया। आपका कोर अन्य राक्षसों की तरह आपके हृदय के पास नहीं है, यह आपके पेट में है। गर्जन। भालू दहाड़ा। उस कीड़े पर क्रोधित था जिसने उसका शिकार छीन लिया था। एथन को एक अवसर की आवश्यकता थी। मुझे पेट पर एक साफ गोली मारनी है, पर साला उसे जोर से बचा रहा है। अब समय आ गया है। उसकी आंखें ऊपर की ओर उठीं, अपने गिरते हुए तीरों पर नजर रख रही थीं। वह सावधानी से आगे बढ़ा और भालू को सही स्थान की ओर ले गया।
विशालकाय जानवर उसकी गतिविधियों पर नजर रखता रहा और एथन को चीरने की कोशिश करता रहा। चलो बस थोड़ा और। एथन धीरे से पीछे हटा। लो, बिल्कुल सही स्थिति है। उसने पूरी तरह से हिलना बंद कर दिया। इस अचानक आई शांति से आश्चर्यचकित भालू एक क्षण के लिए तो हिचकिचाया, फिर उसने विनाशकारी हमला कर दिया। जैसे ही विशाल पंजा उसके चेहरे की ओर बढ़ा, एथन के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसकी हर सहज प्रवृत्ति उसे चीख रही थी कि वह हिले, चकमा दे, कुछ भी करे, बस वहीं खड़ा रहे। रुको, रुको, उसने खुद को स्थिर रहने के लिए मजबूर किया। समय बिल्कुल सही होना चाहिए था। जब यह घटना घटी तो भालू का पंजा उसके चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर था। रात्रि के आकाश से 3 तीर गिरे और गिरने से उनका वेग घातक हो गया। उन्होंने एक साथ भालू के सिर पर प्रहार किया, जिससे उसकी खोपड़ी में गहरी चोट पहुंची। जानवर दर्द और भ्रम में दहाड़ा, उसका हमला लड़खड़ा गया और वह पीछे हट गया। अब एथन चिल्लाया और निर्णायक हमले के लिए खुद को तैयार किया। उन्होंने एक ही बार में तीनों प्रतिभाओं को सक्रिय कर दिया। उसका लोहे जैसा सख्त हाथ भालू के खुले पेट में धंस गया। मांस अलग हो गया। खून की धार फूट पड़ी। उसकी उंगलियां और गहराई तक धंसती रहीं, खोजती रहीं, जब तक कि उन्हें कोई ठोस और गर्म चीज नहीं मिल गई। कोर। अपनी पीड़ा के बावजूद भालू का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसका विशाल पंजा घूम गया और उसने अपने पेट से चिपके इंसान को कुचलने की कोशिश की। एथन की उंगलियां कोर के चारों ओर कस गईं, अपनी पूरी कांस्य श्रेणी की ताकत से खींची। उतक फट गया। कोर खून की फुहार के साथ बाहर आ गया। वह अंतिम क्षण में पीछे हट गया। भालू के पंजे हवा में सीटी बजाते हुए उस स्थान पर पहुंच गए जहां कुछ क्षण पहले उसका सिर था। विशालकाय जानवर लड़खड़ा गया। उसकी पुनर्जनन क्षमता अचानक निष्क्रिय हो गई। अपने मूल के बिना वह पहले जैसा अजेय नहीं रहा। एथन ने मौका नहीं गंवाया। उसने धात्विक घनत्व से भरपूर जोड़ों और महत्वपूर्ण स्थानों पर लगातार वार किए। भालू ने बचाव की कोशिश की, लेकिन उसकी गतिविधियां धीमी हो गईं, क्योंकि उसकी क्षमताएं उसके मूल से प्रभावित नहीं हो रही थीं। मंदिर पर आखिरी वार से वह विशालकाय जीव जमीन पर गिर पड़ा। जमीन हिलती हुई जमीन के साथ वह जंगल की जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने काली धुंध छा गई। समाशोधन स्थल पर सन्नाटा छा गया। एथन खून से लथपथ, हांफता हुआ खड़ा था। जहां जानवर के पंजों ने उसे जकड़ रखा था, वहां उसका कंधा धड़क रहा था। पूरी ताकत से लड़ने के तनाव से उसकी मांसपेशियां चीख रही थीं। लेकिन उसके हाथ में उसका पुरस्कार था, एक चमकदार मध्यकांस्य कोर। हर खरोंच के लायक वह बुदबुदाया, कोर की जांच करते हुए। यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा था जो उसने पहले कभी देखा था। क्रूर जानवर, भूरा भालू, पुनर्जनन प्रतिभा, ई ग्रेड भक्षण रैंक, मध्यकांस्य रैंक, कोर भक्षण। एथन ने बिना किसी हिचकिचाहट के डिवोर अवशोषण को सक्रिय कर दिया, जिससे मूल शुद्ध ऊर्जा में विलीन हो गया। उसी तरह की अपार ऊर्जा का एहसास उसके शरीर पर छा गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर के अंदर का बांध टूट गया हो और ऊर्जा बहती रही। डिंग। आपकी जीवन शक्ति निम्नकांस्य रैंक तक पहुंच गई है, +5 जीवन शक्ति। बहुत बढ़िया, एथन ने धीरे से चिढ़कर कहा। मध्यकांस्य कोर ने उसकी जीवन शक्ति को निम्नकांस्य तक आगे बढ़ने की अनुमति दे दी थी और उसके पास 5 विशेषता अंक देने के लिए पर्याप्त बचा था। कांस्य कोर को 3 कमकांस्य कोर से बदलना मुझे अच्छा लगता, उसने अफसोस से आह भरते हुए सोचा। एथन ने कांस्य का कोर इसलिए खाया क्योंकि वह बाद में भालू को खाना चाहता था। अगर उसने भालू को खाने से पहले कोर नहीं खाया होता तो वह भालू से मिलने वाले गुणांकों से चूक जाता। आपने भूरे भालू को खा लिया है। आपने F+ प्रतिभा प्राप्त कर ली है। पुनर्जनन, आपने +5 जीवन शक्ति प्राप्त की है। भूरा भालू रूपांतरण के लिए उपलब्ध है। अध्याय 19 धमकियां मानव। एथन ब्रैंडन रैंक, निम्नकांस्य प्रतिभाएं, उन्नत गति F, सुरक्षा कवच F+, लॉ संवर्धन F, सटीकता संवर्धन F+, पुनर्जनन F+, रूपांतरण शैडोफैंग वुल्फ, पीक आयरन, रेजरबैक बोअर, हाई आयरन, काला भृंग, मध्य लॉ, भूरा भालू, मध्यकांस्य, स्तर 2 स्वास्थ्य अंक, 700 मन अंक, 400 शक्ति, 60 चपलता, 40 बुद्धिमत्ता, 40 जीवन शक्ति, 70 निःशुल्क विशेषताएं, 5 कौशल। कोई नहीं। उसके कंधे का घाव उसके देखते ही देखते भरने लगा। फटा हुआ मांस तेजी से जुड़ने लगा। उनकी पहली उपचार प्रतिभा, और वह भी F+ ग्रेड। एक रात के काम के लिए बुरा नहीं है। 4 मृत शिकारी, 1 मृत भालू और 2 नई प्रतिभाएं अधिग्रहित। और शिकारियों के पास जो भी उपकरण थे वो भी। कभी कभी जोखिम उठाना फायदेमंद भी होता है। एथन ने शिकारियों के शरीरों में से कुछ भी उपयोगी इकट्ठा किया। रे का धनुष एक वह निश्चित रूप से शिकारी का रक्षक था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर शिकारी के हाथ पर पड़ी वह स्तब्ध रह गया।
क्या यह स्टोरेज रिंग है? उसकी आवाज उत्साह से भर गई। साधारण बैंड देखने में साधारण लगता था, लेकिन आर्थर जानता था कि भंडारण अंगूठी कितनी मूल्यवान होती है। भंडारण के छल्ले धनी और शक्तिशाली लोगों के लिए थे, न कि बेतरतीब शिकारियों के लिए। आखिरकार इन्हें बनाने के लिए अंतरिक्ष तत्व वाले किसी इंसान की जरूरत थी। ऐसी प्रतिभा वाले लोग अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ हैं और केवल सबसे मजबूत शहरों में ही रहते हैं। जब एथन ने उसे छुआ तो उसके दिमाग में कुछ कौंधा। उसके अंदर एक नई भावना जागृत हुई। यह दृष्टि, स्पर्श या किसी भी 5 इंद्रियों से अलग था। यह जेब के आयाम में मौजूद वस्तुओं का एक अजीब सा एहसास था। अजीब है, उसने कनेक्शन जांचते हुए बुदबुदाया। सामग्री देख नहीं सकता, सीधे छू नहीं सकता, पर मुझे पता है कि वे वहां हैं। उसने बिना समय गवाए अपनी नई नई लूटी हुई चीजें रिंग में डाल दी। चाहे वो कोर हो, हथियार हो, यहां तक कि भालू का शरीर भी ट्रॉफी के रूप में। उसकी रात भर की मेहनत का सबूत पल भर में गायब हो गया। मेरे पास ज्यादा जगह नहीं बची है, उसने सोचा। उत्सुकतावश उसने दूसरे शिकारी की स्थिति की जांच की। शील्ड प्रतिभा? सचमुच एथन ने अपनी आंखें घुमाई। उसमें और तीर मारने चाहिए थे। मरने से पहले उसे कष्ट सहना चाहिए। यद्यपि वह इस बात से नाराज था कि उसे कोई नई प्रतिभा नहीं मिली, लेकिन उसे अपनी प्रतिभा के बारे में कुछ नया एहसास हुआ। एथन उन प्रतिभाओं को ग्रहण नहीं कर सका जो उसके पास पहले से ही थीं। चूंकि इस शिकारी की ढाल क्षमता उस भृंग की प्रतिभा से कम थी जिसे उसने पहले ही खा लिया था, इसलिए वह नई प्रतिभा हासिल करने में असमर्थ था। जानकर अच्छा लगा, वह बुदबुदाया। एथन तेजी से उस औरत के शरीर के पास गया और उसकी निश्चल देह के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसकी घुमावदार तलवार के नीचे खून जमा हो गया था, जो अब उसके बगल में बेजान पड़ा था। चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, उसने अपनी स्थिति दृष्टि को सक्रिय करते हुए कहा। मानव, मीरा रैंक, पीक आयरन डैगर चलाने की प्रतिभा, एफ ग्रेड भक्षण। एथन की आंखें चमक उठीं, अब यह उपयोगी है। ढाल वाली प्रतिभा के विपरीत यह कुछ नया था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के भक्षण को सक्रिय कर दिया और स्त्री का शरीर उस ऊर्जा में विलीन हो गया जो उसमें प्रवाहित हो रही थी। आपने खंजर चलाने की प्रतिभा को निगल लिया है। एफ तुरंत ही ब्लेड को संभालने की उसकी समझ बढ़ गई। पकड़ की तकनीक, काटने के कोण, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निशाना लगाना। जिस ज्ञान को प्राप्त करने में वर्षों लग जाते, वह अचानक सहज ज्ञान बन गया। उसने उसका घुमावदार खंजर उठाया और उसका वजन परखने लगा। उसका हाथ अपने आप सही स्थिति में आ गया। ऐसा लगता है जैसे ब्लेड मेरी बाह का ही विस्तार है, एथन ने झुंझलाते हुए कहा, क्योंकि उसने कई बार काटने की कोशिश की थी। विश विश, अब 4 टैलेंट। एथन ने मुस्कुराते हुए खंजर अपनी नई अंगूठी में रख लिया। वहां भीड़ हो रही है। जल्द ही भोर होने वाली है। मुझे शहर के जागने और मेरी अनुपस्थिति का पता चलने से पहले ही निकल जाना होगा। युद्ध के मैदान पर एक आखिरी नजर के साथ एथन ने उन्नत गति को सक्रिय किया और जंगल में गायब हो गया। सबूत सड़ जाएंगे या फिर मैला ढोने वाले खा जाएंगे। उसे इस रात के काम से जोड़ने वाला कुछ भी नहीं था। इसके अलावा कौन एक प्रतिभाहीन स्काउट पर कांस्य श्रेणी के शिकारियों और मध्य कांस्य श्रेणी के जानवर को मारने का संदेह करेगा। एथन रात के अंधेरे में शहर की दीवारों के पास पहुंचा। उसकी नई उन्नत गति के कारण वापसी की यात्रा धुंधली हो गई। बिल्कुल सही समय, उसने दीवार के अपने हिस्से को देखते हुए फुसफुसाया। जैक अभी भी गहरी नींद में दीवार के सहारे झुका हुआ था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई इधर उधर नहीं देख रहा है, एथन दीवार पर चढ़ गया। 30 सेकंड बाद वह जैक के बगल में वापस आ गया, जो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा था। निकटतम गार्ड इतनी दूर तैनात थे कि उन्हें उसकी अनुपस्थिति का पता नहीं चला, तथा शिफ्ट बदलने में अभी 1 घंटा बाकी था। कुछ सुरक्षा, एथन ने बड़बड़ाते हुए कहा, और ऐसे बैठ गया जैसे वह कभी गया ही न हो। जैक उसके बगल में हिलता डुलता रहा और फिर कुछ अस्पष्ट बातें बुदबुदाने लगा, फिर सो गया। मैंने अपने कपड़े बदल लिए हैं, मेरे जख्म भर गए हैं, इसलिए लड़ाई का कोई निशान नहीं दिख रहा। सब कुछ ठीक होना चाहिए। अध्याय 20-20। पहला कौशल। पूर्वी आकाश का रंग काले से बैंगनी और फिर नारंगी रंग में बदल गया। भोर की गश्ती किसी भी क्षण आ जाएगी, उसने सोचा। एथन ने जैक को अपने बूट से धक्का दिया। अरे उठो। कोई जवाब नहीं। उसने और जोर से लात मारी। राक्षस, कहा। जैक झटके से सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखें बेतहाशा उछल रही थीं और उसका हाथ हथियार ढूंढने की कोशिश कर रहा था। एथन ने इस दयनीय प्रदर्शन को देखकर सिर हिलाया। आराम करो यार, यहां कोई राक्षस नहीं है। 5 मिनट में शिफ्ट बदल जाएगी। एथन ने नीचे इकट्ठा हुए गश्ती दल की ओर इशारा किया।
अगर आपको अगले महीने शौचालय की ड्यूटी नहीं करनी है तो अपना काम ठीक से कर लीजिए। हकीकत का एहसास होते ही जैक की धुंधली आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपनी वर्दी सीधी की और ठुड्डी से लार पोंछी। अरे यार, शुक्रिया। सच में, इसका जिक्र मत करो। एथन ने कंधे उचका दिए। इस भाव से उसकी आंतरिक संतुष्टि छुप गई। एकदम सही बहाना, एक मददगार साथी जो सो रहे गार्ड की आड़ में था। जैक ने अपने बाल संवारे, अपने हथियार देखे। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। अगर उन्होंने मुझे सोते हुए पहरे पर पकड़ लिया तो वे मेरा सिर काट देंगे। बस अपना काम कर रहा हूं। इस विडंबना से एथन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। एथन, जैक। रोटेशन का समय। गश्ती कप्तान की आवाज नीचे से ऊपर तक पहुंची। एथन ने अपने शरीर को खींचा। उसकी मांसपेशियां रात भर की मेहनत से सुखद दर्द से भरी हुई थीं। चलो चलें, उसने कहा और अभी भी बेहोश जैक को सीढ़ी की ओर ले गया। एथन कुछ थका हुआ महसूस करते हुए अपने छात्रावास की ओर चला गया। पहले मैं कुछ घंटे सोऊंगा, उसने सोचा, और उसका सिर तकिए पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसकी चेतना भटक गई। कुछ घंटों बाद एथन की आंखें खुल गईं और उसका शरीर पुनः तरोताजा महसूस करने लगा। बहुत बेहतर है, वह संतुष्ट कराह के साथ अपने शरीर को तानते हुए बुदबुदाया। जल्दी से नहाकर उसने कोट पहना और बाहर निकल गया। अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर देखते हुए एथन अपनी नई नेटवर्थ को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मेरे पास 5 पीक आयरन कोर, 10 मिड आयरन और 20 लो आयरन कोर हैं। एक अच्छे हुनर के लिए ये काफी होंगे। उसने हथियार की दुकान का दरवाजा खोलते हुए सोचा। आपका स्वागत है, बूढ़े आदमी ने ऊपर देखते हुए कहा। एथन ने सिर हिलाया। आपको फिर से देखकर अच्छा लगा, बूढ़े आदमी। वह सीधे कौशल अनुभाग में गया, जहां सुरक्षात्मक शीशे के पीछे छोटे चर्मपत्रों पर विवरण अंकित थे। वास्तविक कौशल क्रिस्टल बंद ही रहे। कुछ देर खोजबीन के बाद एक हुनर ने उनका ध्यान आकर्षित किया। बेसिक फुटवर्क रैंक, प्राथमिक कीमत 6 मिडायरन। विवरण में बेहतर गतिशीलता, संतुलन नियंत्रण और बचाव क्षमता का वादा किया गया था। यह उनकी उन्नत गति प्रतिभा का एक बेहतरीन पूरक था। मुझे यह चाहिए, एथन ने गिलास थपथपाते हुए कहा। एथन ने 6 मिडायरन कोर वाला एक थैला निकाला और उसे संतोषजनक खनक के साथ काउंटर पर रख दिया। बूढ़े आदमी ने थैली को हथेली पर तौला, फिर सिर हिलाया। वह पीछे वाले कमरे में गायब हो गया, जहां एक भारी धातु की तिजोरी में उसका कीमती सामान रखा था। ताला खुल गया और वह एक क्रिस्टल लेकर लौटा जो हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। इसे अपने माथे पर लगाए। ज्ञान तुरंत स्थानांतरित हो जाता है, लेकिन निपुणता के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। एथन ने क्रिस्टल ले लिया। उसकी सतह उसकी त्वचा पर ठंडी थी। जैसे ही उसने मन की एक झलक देखी, जानकारी उसके दिमाग में भर गई। चाहे वह भार वितरण तकनीक हो, टकने की स्थिति हो, गति को अधिकतम करने के लिए धुरी बिंदु हो, ये सभी बातें उसके दिमाग में स्थानांतरित हो गईं। जैसे ही उसका ज्ञान स्थानांतरित हुआ, क्रिस्टल धूल में मिल गया। अर्जित कौशल, बुनियादी फुटवर्क, नौसिखिया 0%। वैसे, एथन ने सहज दिखने की कोशिश करते हुए पूछा, क्या आपको गति या बुद्धिमत्ता विशेषता वाला कोई कांस्य कोर मिला? बूढ़े आदमी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मेरी सप्लाई चेन से परे। आपको दूसरे जिले की बड़ी दुकानों पर नजर डालनी चाहिए। उसने शहर के अमीर हिस्से की ओर स्पष्ट इशारा किया। हमारे छोटे से जिले तक कांस्य कोर का पहुंच पाना दुर्लभ है। पूछने लायक है, एथन ने जाने से पहले सोचा। हथियार की दुकान से निकलने के बाद एथन सीधे उस छोटे से रेस्तरां की ओर चला गया, जहां वह पहले भी गया था। दरवाजे के अंदर कदम रखने से पहले ही ग्रिल्ड मीट और मसालों की परिचित खुशबू ने उनका स्वागत किया। वापसी पर स्वागत है, युवती ने उसे तुरंत देख लिया। उसे पहचानते ही उसका चेहरा खिल उठा। एथन मुस्कुराया, शुक्रिया। वही टेबल। उसने उस कोने की ओर इशारा किया जहां वह पहले बैठा था। मेरे लिए काम करता है। वह उसे अपने पास ले गई और उसके बैठने से पहले मेज को जल्दी से पोंछ दिया। आज क्या खाएंगे? अगर आपको रुचि हो तो हमारे पास नदी की ताजी मछलियां हैं। आप क्या सुझाव देंगे? एथन ने पूछा। निजी तौर पर, मीठा खट्टा चिकन। मेरे पापा की खासियत। मुस्कुराते हुए उसकी आंखों के कोने सिकुड़ गए। लेकिन हो सकता है मैं पक्षपाती हूं। बेच दिया, एथन ने सिर हिलाया। और जो भी तुम्हारे पास पीने लायक है वो भी। अभी ऊपर आ रही हूं। वह जाने के लिए मुड़ी, फिर रुकी। वैसे मैं लिन हूं, अगर आपको कुछ और चाहिए हो तो। एथन इस छोटी सी बातचीत से खुश होकर उसने सिर हिलाया और रसोई में गायब हो गई। भोजन पहुंचने से पहले ही एथन को अपने कंधे पर थपथपाहट महसूस हुई।